चल रही है आज मार्केट के अंदर। निफ्टी पे तो साफ देखने को मिल रहा है। निफ्टी के अंदर कभी 150 पॉइंट का स्विंग आता है तेजी से गिराने का, तो कभी 150 पॉइंट का स्विंग आता है आप वापस ऊपर आने का। ये कुछ वैसे ही है जैसे ठंडी हवा का झोंका और एक गर्म हवा का झोंका आपके पास आ जाए। आप वो फील करते हैं अगर आप टर्मिनल के सामने बैठे हैं। टर्मिनल के सामने नहीं बैठे तो फील नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले 4-5 दिन से मार्केट यहीं का यहीं है। इसमें कुछ ऊपर जाता है, कुछ नीचे आता है, एग्जैक्टली वही चल रहा है, लेकिन लेवल्स में कोई चेंजेस नहीं हुआ। एक बार हमने 200 दिनों की एवरेज का ब्रेक की, मुहूर्त ही नहीं निकल रहा पुल बैक का। ये पुल बैक का मुहूर्त इसलिए नहीं निकल रहा क्योंकि एफआईज रूठे हुए हैं। पुल बैक का मुहूर्त इसलिए नहीं निकल रहा कि अगर 3 बड़ी कंपनीज को नंबर लाने हैं, 2 के खराब आ गए, तो आपको नंबर्स अच्छे चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है मार्केट्स के अंदर जो इस समय चेक एंड बैलेंस के तौर पर चल रही हैं। कल की क्लोजिंग उतनी अच्छी नहीं हुई थी, कल चलते चलते विक्स बढ़ के गया। आज सुबह इन्फोसिस और एक्सिस बैंक ने मूड खराब कर दिया। रिलायंस बेचारा कब तक बचाता, लेकिन फिर भी उसने बचाया, 3% की अपनी बढ़त को मेंटेन रखा। ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभी इग्नोर नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें एक कश्मकश का हिस्सा है जो भी हो रही हैं। देखते हैं क्या होगा आगे चल के। आपको एक चीज़ नहीं भूलनी है, मैं बोलूँगा इनफैक्ट 2 चीज़ें नहीं भूलनी है। पहला, अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ये बिल्कुल नहीं भूलना है। कोई आपके कान में आके कितने मंत्र फूंक दे, आप अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन को ना छोड़ना। यही मौका होता है जब भाव और भावनाओं में से भावनाओं को ज़्यादा स्ट्रांग रखना पड़ता है। भाव आपके हाथ में नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लिवरेज नहीं लेना। पैसा उधार लेके एफडीआई तोड़वा के मार्केट के अंदर आना बेवकूफ़ी है, कोरी बेवकूफ़ी है। ठीक। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो समय मार्केट के अंदर आपको करना है, छोटा छोटा एक्युमुलेशन करना है, इकट्ठा करना है। पिछले 15-20 दिनों से जब से बाजार थोड़ा कमज़ोर हुआ है, एक चीज़ हमने कभी नहीं भूली, बताने के लिए भी और करने के लिए भी, कि एक्युमुलेट करते रहो। 1-1, 2-2 लॉट करके इकट्ठी जगह बनाते रहो। ऐसा माल भर के रख लो कि आपकी एवरेज भी अच्छी आ जाए और माल भी ज़्यादा इकट्ठा ना हो। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट बड़ी बातें हैं जो हम आपकी स्क्रीन पर रख रहे हैं। ये सारी की सारी बातें ऑलमोस्ट हेडलाइंस में भी होती हैं, इसलिए मेरे को लगा कि मैं नहीं भी पढ़ूंगा तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि सारी बातें अभी भी मैं हेडलाइंस में ही पढ़ के आया हूँ। इसके अलावा कुछ और लिखा होता तो शायद मैं बहुत अच्छे से पढ़ के आपको बता भी देता। बट एनी हाउ, एक और चीज़, विक्स अभी भी 2% ऊपर है, थोड़ी वॉलेटिलिटी है, और ये 15.5-16 का विक्स 100-150 पॉइंट के स्विंग कराने में कामयाबी रखता है, और आज आप फील भी कर रहे हो उस विक्स को। एनी हाउ, एडवांस डिक्लाइन भी रेशियो ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको एक ही चीज़ का करना है ध्यान, कि थोड़ा कम वॉल्यूम के साथ काम करना है। यही चीज़ आपको थोड़ी सी नोटिस करनी है। 1 मिनट के लिए आप जरा निफ्टी के फ्यूचर्स वाली प्लेट और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स की प्लेट लेके आइए। मैं उसके अंदर आपको 2 चीज़ें और नोटिस करवाना चाहता हूँ। ये देखिए, एक तो आज ब्रॉडर इंडाइसिस और बड़े इंडाइसिस का फ़र्क है। आप समग्रता में मार्केट को देखेंगे तो वैसे ठीक है, जो एडवांस डिक्लाइन की रेशियो भी हमारे प्रोड्यूसर साहब ने आपके लिए फायर किया था वो वही थी। अभी आप देख रहे हैं कि निफ्टी के फ्यूचर्स है, यहाँ पे 4% ओपन इंटरेस्ट आ गया। ऑलरेडी ओपन इंटरेस्ट काफ़ी हैवी है और प्राइस एक्शन कुछ है नहीं, तो इस तरह का ओपन इंटरेस्ट हमको थोड़ा कम चाहिए। हमको शॉर्ट्स की कवरिंग वाला पहले चाहिए, और यही अगर 0.41 माइनस की जगह प्लस होता तब भी मैं समझ जाता कि निचले स्तरों पे कुछ बाइंग हुई है। सेम विद द बैंक निफ्टी है, 6% का ओपन इंटरेस्ट आया बट प्राइस एक्शन मिस हो गया। तो वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम से तो हम पहले ही मुश्किल में है ना, ऑलरेडी वॉल्यूम तो खचाखच भरा हुआ है, वॉल्यूम से तो हम हैं ही। हमको प्राइस और वॉल्यूम का अच्छा क्लासिकल एग्जाम्पल चाहिए जिसमें वॉल्यूम घटे और प्राइस बढ़े, यानी कि शॉर्ट्स की कवरिंग हो। सिस्टम में हैवी शॉर्ट्स मार्केट्स को भारी करे हुए हैं, ये निकलने का मौका नहीं दे रहे। नहीं तो 15 दिन हो गए, 15 दिन से मार्केट ऐसा रुकता नहीं है, इस लेवल्स पे आके रुकता नहीं है। एक ना एक अच्छी खबर मार्केट को उड़ा के लेके आती है, लेकिन वो एब्सेंट हो रही है। अमोल अठावले, देवांग शाह, तेजस शाह, राजेश पालविया मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो 2 शाह, 1 जैन, 1 अठावले आज हमारे साथ कार्यक्रम में रहेंगे और उनसे हम जरा उनकी इंटेलिजेंस का फ़ायदा भी लेंगे। और आज शुक्रवार का दिन है, थोड़ा आराम से पूछेंगे, ज़्यादा शेयर्स का लोड उनको भी नहीं देंगे, हम खुद भी नहीं लेंगे, दोनों चीज़ करेंगे। दोनों मेरे सहयोगी भी मेरे साथ रहेंगे। आशीषा जो सुबह 7 बजे से ही 7:30 बजे शो से ही आप उनको देखते हो, बहुत मेहनत करती हैं। सुबह 7:30 का शो आप देखो, 2:30 बजे का शो भी वही कर रही है, और दिन भर में रिसर्च के ना जाने पता नहीं कितनी चीज़ें उनसे मांग ली जाती हैं। मानसी दवे भी सुबह ही आ जाती हैं और ये शाम को मार्केट बंद होने के बाद भी काफ़ी काम करती हैं। तो ये दोनों मेरी सहयोगी भी मेरे साथ बनी रहेंगी कार्यक्रम में, और हम क्वेश्चंस के सिलसिले से जो आपके मन में चल रहा है वो पूछने की कोशिश करेंगे। राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैंने आपका वो वीडियो देखा, आप अंधेरी में पतंग उड़ा रहे थे सर उत्तरायण पे। सर मार्केट को भी उड़ाओ ना, पतंग तो बढ़िया उड़ा रहे थे, मार्केट भी उड़ाओ।
मार्केट क्यों नहीं उड़ा रहे हो? तो गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मार्केट भी उड़ने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन आफ्टर सर। हवा थोड़ी कम है। एफआई का जो प्रेशर है उसके चलते पतंग उड़ नहीं पा रही मार्केट की। लेकिन ठीक है, थोड़े दिन की और तकलीफें हैं। हमें लगता है बजट तक थोड़ा इसी तरीके से वॉलेटाइल रहेगा मार्केट, और उसके बाद मार्केट अपनी डायरेक्शन लेते हुए दिखेगा। ऑलमोस्ट हम 3 से 4 महीने के एक टाइम करेक्शन में ऑलरेडी टाइम बिता चुके हैं। और लेवल की बात करें तो इम्पोर्टेंट लेवल 23,000, जो कि एक काफी अहम लेवल है इस करेक्शन का, उसके आसपास से सपोर्ट लेके मार्केट ने एक पुल बैक का अटेम्प्ट भी किया है। ब्रॉडर मार्केट में बाइंग एक्शन है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, जो कि दिखाता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा तो कॉन्फिडेंस लौटा है मार्केट के में बाइंग का। लेकिन एफआई की सप्लाई के सामने इंडेक्स थोड़ा अभी भी अंडर परफॉर्मिंग रहा है। रिजल्ट सीजन भी है, जिसके चलते काफी कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बड़े मूव आते हुए देखने को मिले, जिसके चलते मार्केट थोड़ा कोशिश करता है ऊपर आने की, लेकिन कोई ना कोई रिजल्ट के कारण वापस से इंडेक्स में करेक्शन आ जाता है। 23,400 का लेवल क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वो क्रॉस होता है तो मार्केट में ये तेजी का सिलसिला और बढ़ते हुए दिख सकता है। देन हो सकता है हम 23,550 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखे। टाइम बिंग के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिप्स में बाय करना है। 23,100 स्टॉप लॉस है, जब तक इसके ऊपर बने हुए हैं बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे। ऊपर में 23,350, 23,400 के आसपास प्रॉफिट भी बुक करें। बैंक निफ्टी में कल जरूर बैंक निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया था 49,200, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल था। लेकिन आज एक प्राइवेट बैंक के नतीजों के चलते थोड़ा बैंकिंग स्टॉक्स में वापस दबाव बना, और बैंक निफ्टी में एक करेक्शन वापस बनते हुए दिखा। बट 48,500 के लेवल को अगर बैंक निफ्टी बचा पाता है तो हमें लगता है कि यहाँ से वापस एक पुल बैक बन सकता है। और हायर साइड पे 49,000, 49,200 यही एक लेवल है जहाँ पे वापस अटकते हुए दिख सकता है बैंक निफ्टी स्पॉट। तो हमें लगता है दोनों इंडेक्स एक रेंज बाउंड दायरे में रहेंगे कुछ समय के लिए, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक काफी इंटरेस्टिंग मूव बनते हुए दिख रहे हैं डिम्पी जी। हमने देखा है बजट के पहले जो थीम प्ले आउट होती है, लाइक रेलवे स्टॉक्स में एक मोमेंटम आ चुका है। डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स में एक मोमेंटम आते हुए दिख रहा है। फर्टिलाइजर केमिकल स्पेस में भी एक मोमेंटम यहाँ बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कुछ ना कुछ यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट वापस बनते हुए दिखा है। कुछ इथेनॉल से रिलेटेड न्यूज फ्लो था, जिसके चलते शुगर स्टॉक्स में भी एक पॉजिटिव मोमेंटम बना है। तो हमें लगता है थीम्स पे फोकस करना चाहिए, स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। अभी इंडेक्स थोड़ा रेंज बाउंड ही रहेगा। रहेगा थीम्स और स्टॉक्स पर फोकस करने की चला और सलाह, और इंडेक्स लेवल पर भी 3 दिनों की तेजी के बाद आज गिरावट दिखी है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज ही ले लेते हैं हमारे मेहमानों से। सबसे पहले अमोल, आपके पास आना चाहूंगी। गुड आफ्टरनून। बताएं, कमाई के मौके आपको इन लेवल्स पर कहाँ नजर आ रहे हैं? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। आई थिंक मैं एक पहले पिक जिंदाल स्टील के साथ जाना चाहूंगा। 922 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 975 के, और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 900 का। एक करेक्शन के बाद स्टॉक रिवर्सल काफी प्रॉमिसिंग था। उसके बाद स्टॉक में एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन दिख के है। आज भी इनफैक्ट मार्केट में थोड़ा सा दबाव है। स्टॉक में आई थिंक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। मुझे लगता है ओवरऑल सेटअप अच्छा है। अगर यही मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो आने वाले दिनों में हम जिंदाल स्टील में यही अप ट्रेंड और बढ़ते हुए देख सकते हैं। दूसरा, टाटा मोटर्स के साथ जाना चाहूंगा। 780 के आसपास है। ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। 830 तक के टारगेट निकल के आ रहे, 760 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। आई थिंक एक करेक्शन के बाद एक रिवर्सल फॉर्मेशन काफी प्रॉमिसिंग था। डेली और वीकली चार्ट्स पे 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास ट्रेड हो रहा है। अभी हायर बॉटम फॉर्मेशन है। ओवरऑल सेटअप अच्छा है। आई थिंक आने वाले दिनों में ये पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखा जा सकता है। टाटा मोटर्स पर खरीदारी की राय, 830 के लक्ष्य और 760 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह, और इसके अलावा मेटल सेक्टर से जेएसपीएल पर भी खरीदारी की राय दी है। एसबीआई लाइफ के नतीजे आते हुए नजर आएंगे, उस पर आए हैं, उस पर थोड़ी ही देर में चर्चा करेंगे। लेकिन देवांग, उसके पहले आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज कौन से होंगे? तो फर्स्ट स्टॉक क्या रहेगा? हुडको का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखे एक सपोर्ट से ऊपर रिवर्सल देखने मिला है, तो हमें लगता है इसमें और अपसाइड देखने मिल सकता है। 246 के टारगेट है हुडको में। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं 225 का। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा एफएमसीजी से मैरिको का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखे ऑन डेली चार्ट, स्टॉक एक पॉजिटिव टेरिटरी में है और एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को स्टॉक अब सपोर्ट लेकर अपसाइड रिज्यूम किया है। तो मैरिको खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखना है 645, टारगेट है 677।
को पर खरीदारी की राय, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आपके लिए और इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर से मैरिको पर भी खरीदारी की राय दी है देवांग जी ने। एसबीआई लाइफ के नतीजे आपके स्क्रीन पर, जहां पर नेट प्रीमियम इनकम की बात करें तो 22,300 करोड़ से बढ़कर अब 24,830 करोड़ के आसपास आए हैं। सालाना आधार पर अच्छा खासा उछाल यहां पर दिखा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी अच्छा ग्रोथ है, 321 करोड़ से बढ़कर अब करीब 550 करोड़ के आसपास। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी उछाल। स्टॉक हरे निशान में कारोबार करता हुआ 1% से ज्यादा की तेजी अब दिखी है। इसके अलावा 13 मंथ परसिस्टेंसी रेशियो, जो एक बड़ा मेट्रिक होता है लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए, उसमें भी करीब 60 बेसिस पॉइंट का अपटिक दिखा है। नतीजों के दम पर एसबीआई लाइफ फोकस में, इस पर ही एक राय ले लेते हैं। तेजस, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, एसबीआई लाइफ, इस स्टॉक के टेक्निकल्स किस तरह के नजर आ रहे हैं? देखिए, एसबीआई लाइफ की हम बात करें तो स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया है 1380 से लेके 1400 के बीच में, और लगातार हमने स्टॉक में एक रिवर्सल के संकेत देखे। पिछले 2-3 दिनों से स्टॉक अपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। प्रेजेंटली 200 दिन की मूविंग एवरेज के करीबन ट्रेड कर रहा है, जो 1550 के करीबन है। मुझे लग रहा है अगर 1550 का स्तर अगर क्लोजिंग बेसिस पे सरपास होता है तो एक फ्रेश ब्रेकआउट आ जाएगा स्टॉक में, और यहाँ से हम 5 से 7% की रैली देख सकते हैं। तो ये स्टॉक में बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए जब तक ये स्टॉक 1460 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक, और 1550 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो और एडिशन कर सकते हैं स्टॉक में फॉर अनदर 5 to 7% अप मूव। एसबीआई लाइफ पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट तो नजर आ रहे हैं और नतीजों का इम्पैक्ट भी है जो कि स्टॉक प्राइस में क्लियरली रिफ्लेक्ट होता हुआ। इनके नेट प्रीमियम में बढ़ोतरी, नेट प्रीमियम रेवेन्यूज में, मुनाफे में भी बढ़ोतरी, और इस वक्त करीब 2% की तेजी। नतीजे जब आए तो ऑलमोस्ट 1.5% की मजबूती थी, लेकिन नतीजों के साथ साथ ही रिजल्ट का इम्पैक्ट नजर आ रहा है। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। आप बताइए आपकी तरफ से आज क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? आफ्टरनून मानसी जी, तो पहला स्टॉक डिफेंस क्षेत्र से ही, और उसमें एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल पे यहाँ पे बाय करने की सलाह है। स्टॉक में करेक्शन के बाद ये चौथा दिन है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। स्टॉक में एक फॉलिंग चैनल में स्टॉक ट्रेवल करते हुए दिख रहा था, लेकिन आज अपनी हायर ट्रेंड, जो अपवर्ड ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट करके एक ट्रेंड रिवर्सल के साइन यहाँ पे बनते हुए दिखे। और अगर हम देखें तो पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स में मोमेंटम बना हुआ है बाइंग साइड का। एचएएल में अपसाइड के टारगेट 4220 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा 4085 का। दूसरा स्टॉक जो बाय करने की सलाह है वो कैश सेगमेंट से, और उसमें बीएलएस इंटरनेशनल यहाँ पे बाय करने की सलाह है। काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन आज के सेशन में आते हुए दिखी, और जिस तरीके से स्टॉक में सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है, ये स्टॉक में हमें लगता है कि अपने प्रीवियस स्विंग हाई को अब ब्रेकआउट करते हुए दिखेगा, एंड देन स्टॉक के टारगेट 525-530 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो बीएलएस इंटरनेशनल पे बाय करने की सलाह है। डाउन साइड में 494 का स्टॉप लॉस रखना होगा। डिफेंस क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों में अच्छा खासा एक्शन भी है और हमारे एक्सपर्ट्स के भी रेडार पर हैं। एचएएल पर तो टारगेट स्टॉप लॉसेस भी सुझाए और क्लोजिंग ट्रेड में भी राजेश जी ने इसको शामिल किया है। लेकिन इसके अलावा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, ये सारे के सारे स्टॉक्स में मजबूत एक्शन। इंट्राडे लेवल्स पर फ्राइडे सेशन में अच्छी खासी मजबूती पूरे पैक पर नजर आ रही है। इन पर्टिकुलर स्टॉक्स पर भी बातचीत होगी। लेकिन तेजस, आप बताइए, गुड आफ्टरनून, आपकी तरफ से आज क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो आज का जो मेरा पहला क्लोजिंग ट्रेड है वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। ये स्टॉक में हमने एक भारी गिरावट देखी थी 1020 के स्तर से, और रिसेंटली ये स्टॉक ने 880 और 900 के करीबन एक बॉटम बनाया है, और पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहे हैं डेली चार्ट पे, तो जो रिवर्सल के संकेत दे रहे हैं। तो जेएसडब्ल्यू स्टील में आप करंट भाव पे या डिप में खरीदारी करिए, और इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 879 का। पहला लक्ष्य रहेगा 940 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 965 का। इसके अलावा जो मेरा दूसरा पिक है वो एफएमसीजी पैक से है, क्योंकि मार्केट में एक क्लैरिटी नहीं है और अभी काफी प्रेशर है। मेरे हिसाब से डिफेंसिव स्टॉक में ही जाना बेहतर रहेगा। तो डाबर मेरी दूसरी पिक है। डाबर में एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद आज स्टॉक ने एक स्ट्रेंथ दिखाई है, और जो 50 दिन की इसकी मूविंग एवरेज है उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। सो डाबर में करंट भाव पे या डिप में खरीदारी करिए। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 509 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 545 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 565 का। जुड़ा हुआ एक स्टॉक जेएसडब्ल्यू स्टील, और साथ ही डाबर इंडिया 545 के लेवल्स, उसके बाद 565 तक जाने का भी दमखम रखता है।
स्टॉक 940 के स्तर। जेएसडब्ल्यू स्टील में तेजस मानकर चल रहे हैं 965 के टारगेट्स तक पहुंच सकता है ये। इन लेवल्स को हम व्यू करेंगे और उसके बाद एक बार रिविजिट भी करेंगे इन स्टॉक्स पर। लेकिन इस बीच अगर आप देखेंगे डिफेंस क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों की जहां हम बात कर रहे थे, राजेश जी के रेडार पर भी थी, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की ही अगर बात करें, डिफेंस मिनिस्ट्री से कंपनी को 2960 करोड़ की मिसाइल डील्स मिली हैं और इसी के चलते स्टॉक में मोमेंटम भी देखने को मिला है। कल भी स्टॉक में मजबूती थी और इस वक्त अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 7.5% की तेजी। अमोल, आपके राय जानना चाहेंगे डिफेंस क्षेत्र में ही और साथ ही डिफेंस एंसिलरी शिप बिल्डिंग प्लेयर्स की भी अगर बात करें, वहां पर अच्छा एक्शन है। भारत डायनेमिक्स की इस तेजी पर आपकी राय क्या होगी? आई थिंक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा शॉर्ट टर्म में, ऐसे चार्ट फॉर्मेशन बता रहे। अगर हम ओवरऑल सेटअप चार्ट का देखते हैं तो आज भी एक बुलिश कैंडल है, वॉल्यूम काफी, एक्टिविटी काफी डिसेंट है। एक कंसोलिडेशन के बाद डेली और वीकली दोनों टाइम फ्रेम में रिवर्सल है। सो ओवरऑल सेटअप काफी प्रॉमिसिंग है। अगर 1250 और 1200 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए। जब तक उसके ऊपर रहता है आई थिंक सेटअप में कोई दिक्कत नहीं है। ऑन द हायर साइड अगर ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो स्टॉक कहीं ना कहीं 1350 का पहला टारगेट और 1350 के बाद आई थिंक 1400 तक जाने के चांसेस शॉर्ट टर्म में जरूर है। दूसरा मैं एक मजगांव डॉक के ऊपर भी बोल लूंगा कि मजगांव डॉक में भी एक रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है। ये वीक में भी अगर हम देखें तो मार्केट खराब था बट स्टॉक में 5% का रैली तक देखने को मिला है। आई थिंक 2250 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर वो भी रहता है, सस्टेन होता है, तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं अपना तेजी बढ़ाते हुए दिखेगा। ऑन द हायर साइड 2450 2500 ये इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। कुछ कुछ स्टॉक्स और भी हैं जो आज नोटिस हो रहे हैं काफ़ी बढ़िया से, और जैसे SJVN है, आपको इस तरह के मार्केट में अलग से चलता हुआ दिख रहा है। 3-3.5% ऊपर है, सुबह भी नोटिस करवाया था आपको ये शेयर। लोढ़ा डेवलपर्स 4% ऊपर है, बढ़िया बिल्डअप इसके अंदर मिल रहा है। एक काम करें, ज़रा स्पीड से मैं अपने मेहमानों से पता कर लेता हूँ, फिर आपके सामने एक दो चीज़ें और रखता हूँ, जैसे कि विप्रो के नंबर्स आने वाले हैं। राजेश सर ज़रा चेक करना, SJVN ये कैरी फॉरवर्ड ट्रेड है ना, जिन्होंने ले लिया सो ले लिया, जो छूट गए सो छूट गए, बोलिए क्या करें? तो बिल्कुल एक ट्रेंड रिवर्सल के साइन देखने को मिले। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है। एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में एक फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल यहाँ पे आते हुए दिख रहा है वीकली चार्ट पे। हमें लगता है कि जब तक ये स्टॉक 98 के ऊपर बना हुआ है, बने रहना चाहिए। हो सकता है ये पुल बैक में यहाँ से 108 110 तक की जगह भी बनते हुए दिखे हायर साइड पे। डेट का एक स्टॉप लॉस लगा के भले 108 के लिए नया भी लेना चाहे तो नया भी ले सकता है। मैं सर की बात से जितना समझ पा रहा हूँ, और जितना है जिनके पास है उनको अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 98 लगाना चाहिए। यानी कि आज का खरीद का रेट ऑलमोस्ट 97 ही होगा, 98 ही होगा। बस लगा दो स्टॉप लॉस आज की खरीद रेट का, 108 तक की जर्नी आ सकती है इसमें। दूसरा शेयर जो मेरे को आज काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है वो है लोढ़ा। ये BTST कैंडिडेट और आगे रखने वाला है तेजस। एक बार जरा आप चेक करोगे। हाँ, सो लोढ़ा की हम बात करें तो स्टॉक में एक लगातार गिरावट देखी थी और कल के सत्र में भी ये गिरावट का दौर था, वो जारी रहा था। आज लेकिन एक वॉल्यूम के साथ एक रिवर्सल कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और कल के हाई के ऊपर ही कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से पुल बैक रैली के लिए ट्रेड कर सकते हैं ये स्टॉक में। इसमें एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 1140 का, और जब तक ये 1140 के ऊपर ट्रेड कर रहा है मुझे लग रहा है थोड़ा सा पुल बैक रैली आ सकता है और ऊपर में 1200-1210 तक के भी लेवल देख सकते हैं। ठीक है, अब एक IT बड़ी कंपनी इन्फोसिस के नंबर आप देख चुके हैं। 3-4 दिन पहले आपने TCS के नंबर देखे। IT की दो बड़ी कंपनी टेक महिंद्रा और विप्रो के भी नंबर्स आने पेंडिंग हैं। अब आप आज तो मार्केट हो जाएगा बंद, फिर 2 दिन के बाद खुलेगा, लेकिन नंबर्स कैसे आ रहे हैं आज आप इसी मार्केट में चलते हुए समझ लो एक बार। अनुमान क्या है इन दोनों कंपनीज के, बताने के लिए अनीशा जैन मेरे साथ जुड़ रही है। अनीशा बताना, पहले विप्रो के नंबर्स फिर टेक महिंद्रा के नंबर्स। वेल आईटी सेक्टर फोकस में है बिकॉज इन्फोसिस ने जबकि गाइडेंस अपग्रेड किया है, ब्रोकरेजेस ने भी थम्स अप दिया है, बट स्टॉक अंडर प्रेशर है बिकॉज लोग क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स को लेके खुश नहीं है। थोड़ा ग्रोथ जो है वो इनऑर्गेनिक एक्विजिशन से आया था और पास थ्रू रेवेन्यू से आया था जो Q4 में अनसर्टेन है, इसीलिए वो स्टॉक अंडर प्रेशर है। बट विप्रो भी नंबर्स के पहले थोड़ा वीक जा रहा है। ओवरऑल हमारा एक्सपेक्टेशन है कि कॉन्स्टेंट करेंसी डिक्लाइन
आएगा 1% का। कंपनी ने गाइड किया था 0 से -2 काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, तो उसके मिड रेंज में आएगा। अगर रुपी रेवेन्यू की बात करें तो वो फ्लैट रहेगा। डॉलर रेवेन्यू शायद 1.6% से डिक्लाइन कर सकता है बिकॉज क्रॉस करेंसी हेडविंड्स की एक्सपेक्टेशन है 70 to 90 बेसिस पॉइंट, तो उसका इम्पैक्ट रहेगा। सेपरेटली विप्रो में 2 महीने का वेज हाइक का इम्पैक्ट भी आएगा। इसके चलते हम लोग मार्जिन में 30 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन मान के चल रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी भी ओवरऑल 7% से डिक्लाइन कर सकता है और कमिंग क्वार्टर के लिए -1 से +1% काइंड ऑफ का गाइडेंस एक्सपेक्टेशन है। टेक महिंद्रा की बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 0.7% कॉन्स्टेंट करेंसी में आ सकता है। ओवरऑल जो डील रैंप अप है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है, बट ये सीजनली वीक क्वार्टर है, फर्लोज रहता है, तो उससे वो ऑफसेट हो जाएगा। 100 बेसिस पॉइंट का क्रॉस करेंसी इम्पैक्ट भी हम मान के चल रहे हैं, इसीलिए डॉलर रेवेन्यू इज एक्सपेक्टेड टू बी अ बिट फ्लैट दिस क्वार्टर। ओवरऑल मार्जिन्स आर एक्सपेक्टेड टू गो अप। 60 बेसिस पॉइंट का हम इंप्रूवमेंट मान के चल रहे हैं बिकॉज जो प्रोजेक्ट फॉर्चूस है कंपनी का, उसके चलते वो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मार्जिन शायद 10.2% के आसपास रहेगा। प्रॉफिटेबिलिटी ऑप्टिकली आपको डिक्लाइन दिखेगा क्योंकि 1100 करोड़ के आसपास हम मान के चल रहे हैं वर्सेस 1250 करोड़ लास्ट क्वार्टर, बट लास्ट क्वार्टर में एक वन ऑफ था ऑलमोस्ट 450 करोड़ का, इसलिए लाइक टू लाइक कंपैरिजन नहीं कर सकते। आगे चल के बस मैनेजमेंट कमेंट्री ही सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा क्लाइंट एनवायरनमेंट एंड डिमांड एनवायरनमेंट को लेके। निशा बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये दोनों के दोनों बताने के लिए। एक काम करते हैं, चेक भी करवा लेते हैं। तो एक तो मैं चेक करवाता हूँ मिस्टर अठावले से। अठावले जी आप एक बार ज़रा चेक करना टेक महिंद्रा, ठीक है, और एक चेक करवा लेते हैं दिवांग शाह से। दिवांग भाई आप ज़रा विप्रो चेक करो। तो अठावले जी पहले आप ज़रा टेक महिंद्रा के बारे में बताओ, फिर हम विप्रो के बारे में पता करते हैं। करेक्ट जरूर हुआ है, और ये वीक में भी अगर हम देखते हैं तो जब आईटी इंडेक्स वीक था तो इसने भी कंट्रीब्यूट किया है। मुझे लगता है एक रेंज में अटका हुआ है। 1700 एक ब्रेकआउट लेवल रहेगा ट्रेंड रिवर्सल का। 1700 के ऊपर बुलिश मोमेंटम बढ़ता हुआ और दिखेगा। ऑन द फ्लिप साइड अगर मैं देखता हूं तो 1640 एक सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर वो ब्रेक होता है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दबाव बढ़ते हुए हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। ठीक है, तो आपने 2 लेवल बताए हैं। आपने कहा है कि 1640 एक सपोर्ट है टेक महिंद्रा के लिए, हाँ, ये अगर गया तो फिर और वीक हो जाएगा। आपने ये कहा कि जो मेजर टर्न अराउंड है वो 1700 होगा, उसको पाने के लिए कम से कम इस शेयर को 20 रुपये और चलना पड़ेगा। टेक महिंद्रा रखो स्क्रीन पर अभी, तो 20 रुपये इसको और चलना पड़ेगा। तो या तो 20 रुपये के लिए रुक जाओ, 30 रुपये के लिए रुक जाओ, या तो फिर 30 रुपये नीचे जाने दो, बॉटम पे मिलने दो। फिलहाल मेरे को लग रहा है कि जिस हिसाब से नंबर्स आ रहे हैं और जो प्राइसिंग इसकी हुई है, ज़्यादा बड़ी पोजीशंस ना लेके जाएं तब भी काम चल सकता है। अब जरा दिवांग भाई आपको विप्रो के बारे में बता देंगे। दिवांग जी विप्रो इस ट्रेंड यहाँ पे हम देख रहे हैं कंटिन्यूस हमें थोड़ा करेक्शन देखने मिला हायर लेवल से, बट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास है। अराउंड 272 273 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है स्टॉक के लिए। तब जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता आई थिंक होल्ड बने रहे स्टॉक में। अपसाइड और यहाँ से अगर रिवर्सल देखने मिलता है 310 315 तक के जोन भी देखने मिल सकते हैं, तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 273। 273 का स्टॉप लॉस के साथ आप कह रहे हैं कि इसके अंदर बाय करो। विप्रो के नंबर्स एक बार वापस से दिखाओ स्क्रीन पर, और 273 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग और डिप करना चाहो तो वो भी आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है करना है तो, अगर आपको लगता है कि नहीं करना, भाई मैं रिजल्ट्स पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, तो आप बिल्कुल मत लो। मैं आपके जैसा ही हूँ, मेरे को रिजल्ट से पहले कोई शेयर चाहिए नहीं बॉस। मेरे को रिजल्ट्स के बाद हम समझ लेंगे, एक ही तो होगा ना, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होगी। पता लगे ले लिया और फंस गए तो फिर अपॉर्चुनिटी लॉस्ट नहीं होगी, फिर पैसे का लॉस हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। आपका अपना अपना टेक है, हमने आपको नंबर्स, अनुमान, कैलकुलेशन, स्टॉप लॉस, टारगेट सब बतवा दिया। करीब 75 अंकों की गिरावट के साथ 23,230 के पास निफ्टी कारोबार करता हुआ। वहीं निफ्टी बैंक में भारी 700 अंकों की गिरावट आज के सत्र में दिखी है। कई सारे स्टॉक्स जो नतीजों के दम पर फोकस में है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 3% ऊपर, इन्फोसिस और एक्सिस बैंक तीनों ही अर्निंग्स कैंडिडेट्स जो निफ्टी के टॉप गेनर्स और लूजर्स में शामिल है। लेकिन कुछ मेटल स्टॉक्स पर नजर डालते हैं, यहाँ पर भारी मूवमेंट दिखी है। सबसे पहले हिंदुस्तान कॉपर पर फोकस करेंगे। 6% की तेजी यहाँ पर
है। और इसके अलावा वेदांता, यहाँ पर खबर आई है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी 18 फरवरी को डीमर्जर कंसिडर करने के लिए। याद रखें, ये बड़ा ट्रिगर होगा वेदांता के लिए और पिछले 1-1.5 साल से चर्चा हो रही है, अप्रूव भी हो चुका है, लेकिन अब शेयर होल्डर्स की बैठक होगी जिसके चलते स्टॉक में 1.5% की तेजी भी आज दिखी है। तेजस, क्या राय होगी आपकी इन दोनों ही मेटल काउंटर्स पर, वेदांता और इसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर? देखिए, वेदांता में हमने एक लगातार गिरावट देखी थी और स्टॉक ने अभी रिसेंटली 410 412 के करीबन सपोर्ट लेके एक पुल बैक रैली दिखाई है। बट अभी अगर देखेंगे तो स्टॉक अपनी रेजिस्टेंस लेवल के करीबन ट्रेड कर रहा है। 50 दिन की मूविंग एवरेज करीबन 459 के करीबन आ रही है और इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई है वो करीबन 465 467 लेवल के करीबन है। तो मेरे हिसाब से जो पुल बैक रैली है वो करंट लेवल पे या तो हायर लेवल पे रजिस्ट करेगी। जब तक ये 465 का स्तर क्लोजिंग बेसिस पे सरपास नहीं करता है, मुझे लग रहा है एक बार स्टॉक में मुनाफा वसूली करनी चाहिए। और हिंद कॉपर की हम बात करें तो हिंद कॉपर का भी चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा बेटर है। आज स्टॉक ने एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई है वॉल्यूम के साथ और इसकी जो 20 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में जो ये पुल बैक रैली का जो दौर है वो बरकरार रहेगा और ऊपर में 257 के इमीडिएट बेसिस पे लेवल देख सकते हैं और वो सरपास हुआ तो 265 तक भी जा सकता है स्टॉक। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए हिंद कॉपर में। नीति हिंदुस्तान कॉपर पर 6% की तेजी के साथ कारोबार और इसके अलावा वेदांता पर भी हमने राय ली। लेकिन वायदा बाजार से कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज आपके लिए लेकर आते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, ऑप्शंस के चैंपियंस। और इस घंटे के ऑप्शन के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार जुड़ चुके हैं। कुणाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, गुड आफ्टरनून। बताएं, वायदा बाजार में कमाई के मौके इन लेवल्स पर कहां है? गुड आफ्टरनून। इस लेवल पे अगर वायदा बाजार की बात करें तो एक स्टॉक नजर में आया है, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। स्टॉक का नाम है IRCTC। अगर आप इसका अर्ली चार्ट देखोगे तो आपको ब्रेकआउट वहां पे देखने को मिलेगा और इस ब्रेकआउट के बेस पे स्टॉक हमें ऊपरी लेवल पे 800 से लेकर 820 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी है। एक अच्छी खासी मोमेंटम फिलहाल IRCTC के स्टॉक में यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। और वैसे भी कल के ट्रेडिंग सत्र में जैसे ही रेलवे वाले स्टॉक बढ़े थे, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसकी इम्पैक्ट हमें आने वाले दिनों में IRCTC में भी देखने को मिलेगी। तो IRCTC का कॉल खरीदारी करके चलने की सलाह है। 770 का जो अभी चल रहा है 23.50 के अराउंड, हम यहाँ पे 13 रुपए 50 पैसे का एसएल मेंटेन करेंगे। टारगेट है 31 और जैसे ही ब्रेक होता है 43.50 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। मैक्सिमम लॉस जो है वो 8,750 का है और अगर मैं मैक्सिमम गेन की बात करूं जो ये कॉल में हो सकता है वो है 17,500 का। IRCTC के 770 के कॉल खरीदने की सलाह यहां पर दी जा रही है। कुणाल, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर इसी के साथ हम लेकर आना चाहेंगे। 90% लोगों को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नुकसान होता है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके फिर ही FNO में ट्रेड करें। इस बीच कुछ और स्टॉक्स पर नजर डालेंगे जहां पर काफी एक्शन दिखा है। बैंकिंग सेक्टर से IDBI बैंक, जहां पर एजेंसी से मिली सूत्रों के हवालों से खबर मिली है जहां पर डाइवेस्टमेंट हो सकता है। याद रखें, दूसरे दिन लगातार IDBI बैंक 6% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। इसके अलावा IRB इंफ्रा, इस स्टॉक में भी करीब 5% की तेजी है। राजेश जी, आपसे पूछना चाहूंगी, IDBI बैंक और IRB इंफ्रा दोनों स्टॉक्स पर क्या राय होगी? तो आशीष जी, आज IDBI में तो एक अच्छा मूव बनते हुए दिखा है। स्टॉक ऑलमोस्ट 5.5-6% के आसपास के गेन दिखा रहा है। स्टॉक में अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक ने अब अपने 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज को भी सरपास किया है। तो हमें लगता है IDBI बैंक में अगर यहाँ पे अब स्टॉक 81-82 रुपीज के ऊपर सस्टेन रहता है तो ये स्टॉक के नेक्स्ट टारगेट फिर 92 रुपीज की तरफ भी बनते हुए दिख सकते हैं। तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक में एक रिकवरी के साइन यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे बनते हुए दिखे और जिस तरीके के वीकली चार्ट आज बंद होते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है कि ये स्टॉक में मोमेंटम 92 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे पोजीशन बने रहे 81 के स्टॉप लॉस से। दूसरा स्टॉक जो IRB इंफ्रा की आपने बात करी, वो भी स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है। लोअर साइड पे स्टॉक ने 50 रुपए के आसपास एक बेस बनाया है और वहां से एक रिकवरी के साइन यहाँ पे आते हुए दिखे। इस रिकवरी में स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज को आज सरपास करते हुए दिख रहा है।
तो यहाँ पे रिकवरी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से स्टॉक एक पुलबैक के साइन यहाँ पे दिखा रहा है। 53 रुपीज का ही स्टॉप लॉस रखेंगे अगर यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड है तो, और अपसाइड के टारगेट यहाँ पे आ सकते हैं 57 से 58 की तरफ। इंफ्रा स्पेस पर एक टेक इस वक्त मिलता हुआ, रेलवे स्टॉक्स पर भी फोकस है और खास तौर से पीएसयू कंपनियों पर ही, सरकारी कंपनियों पर फोकस रहेगा इन दिनों, इंपॉर्टेंट इवेंट बजट से ठीक पहले। लेकिन ये पूरे के पूरे हफ्ते की अगर बात करें, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में उम्मीद ज़रूर जगाई मार्केट ने, कुछ मोमेंटम भी दिखाया, लेकिन उसके बाद वापस से गेंस जो हैं फ्रिजल आउट होते हुए ही नजर आए। इस वक्त भी अगर आप देखेंगे 100 अंकों की बिकवाली ही पाएंगे निफ्टी में। बैंक निफ्टी भी लाल निशान के साथ ऑलमोस्ट 770 अंक गिर चुका है। ब्रॉडर मार्केट्स में भी वॉलेटिलिटी है और सेक्टर स्पेसिफिक भी अगर आप देखेंगे, लगातार 2 हफ्तों से जो ट्रेंड है वो टुवर्ड्स डाउनसाइड ही नजर आ रहा है। 1 या 2 सेशंस की मजबूती पर बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि मार्केट का टेक्सचर जो है इस वक्त फिलहाल थोड़ा सा कमजोर, उतार चढ़ाव भरा ही है। निफ्टी लिटरली 2 हफ्तों से डिक्लाइन हो रहा है, जहां हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी स्टॉक्स नतीजों के बाद भी इतना इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं जो कि इन्हें डालना चाहिए। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी लगातार 2 हफ्तों की कमजोरी ही जारी है। दोनों ही हफ्तों का ट्रेंड अगर आप लेके देखेंगे, एक हाथ सेशन के आप मूव्स को नहीं देखना है। पीएसयू बैंक की अगर बात करें, 11 महीनों के निचले स्तर पर है, जिसमें सबसे ज्यादा पंजाब एंड सिंध बैंक ने गिरावट दिखाई है। मेटल सेक्टर ने 9 महीनों के निचले स्तर हिट किए और एनर्जी स्पेस में भी अगर आप देखेंगे 1 साल के लोज इसी वीक में टेस्ट होते हुए नजर आए हैं। तो क्लियरली सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे और पोर्टफोलियो को देखेंगे अपने, तो समझ पाएंगे कि जिस तरह के रिटर्न्स मार्केट 1 या 2 सेशंस में दिखा रहा था, पोर्टफोलियो में ऐसा कुछ नजर नहीं आएगा, बिकॉज वॉलेटिलिटी अब भी जारी है। इस वॉलेटिलिटी में खबरें हैं और साथ ही तिमाही नतीजे हैं जो कि बाजार को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त अगर आप देखें, मारुति सुजुकी के चार्ट्स पर एक नजर होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी जो है ई विटारा लॉन्च कर दी है। भारत मोबिलिटी ऑटो एक्सपो 2025 में उन्होंने ये नई लॉन्च की है। आपको बता दें, कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है कि प्रोडक्शन भी जल्द ही शुरू होगा इसका, और इसके एक्सपोर्ट जो है ऑलमोस्ट 100 से भी ज़्यादा देशों में होते हुए दिखेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में मारुति की एंट्री हो चुकी है और कंपनी ने आज ये नया लॉन्च किया है। इस लॉन्च से जुड़ी सारी की सारी जानकारी लेकर हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी जुड़े हैं और उन्होंने मारुति के सीनियर ईडी पार्थो बैनर्जी से खास बातचीत की है। एक बार ये खास बातचीत आपको सुनाते हैं और फिर मारुति सुजुकी के स्टॉक प्राइस पर एक्सपर्ट्स का टेक भी लेंगे। पहला लॉन्च है दिन का भारत मोबिलिटी एक्सपो में और ई विटारा है मारुति सुजुकी की। क्या खास है इसमें, ये बताएंगे हमें पार्थो बैनर्जी जी, हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी के। पार्थो जी, शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। शुरुआत करते हैं, आपकी नई एंट्री है, अलग कैसे होगी? आप तो काफ़ी लेकर आए हैं उम्मीदों के साथ, अलग कैसे होगी ई विटारा? सुमित जी, हमारी जो ये पहली ईवी है, ये जो प्लेटफॉर्म है इसका ई बॉर्न प्लेटफॉर्म है, प्योर ई बॉर्न प्लेटफॉर्म है। कहने का मतलब है कि ये सिर्फ हमने ईवी के लिए इसको पूरा डिज़ाइन किया है। और ये गाड़ी के अंदर जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ई बॉर्न प्लेटफॉर्म का होता है कि कस्टमर को आपको स्पेस बहुत ज़्यादा मिलती है। व्हील बेस हमारी बहुत बड़ी है, 2700 मिलीमीटर की है। तो इंटीरियर्स हुए, स्पेस हुए, रियर सीट में भी फ्लेक्सिबिलिटी, आप स्लाइड कर सकते हैं, आप टिल्ट कर सकते हैं। दूसरी बात है, जो ये एसयूवी में हमने लॉन्च किया इस गाड़ी को, जिसका कॉन्सेप्ट है ये पॉलीगन बीस्ट के ऊपर है आपका। और इंटीरियर से यदि आप देखेंगे, ये कॉकपिट की तरह बनाया गया है कि जैसे आप अपने प्राइवेट जेट में बैठे हो और आप फ्लाई करने जा रहे हो। और सेफ्टी फीचर्स में यदि आप बात करें, आज के तारीख में 6 एयरबैग आपने सुना होगा, हमने 7 एयरबैग को भी स्टैंडर्ड कर दिया है। हमारी सोच यही है कि लोग जनरली कहते हैं सेफ्टी मारुति थोड़ी सी सोचती है, बट इस गाड़ी के अंदर में सेफ्टी फीचर्स को हमने 7 एयरबैग के साथ में स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया है। एंड कमिंग टू द बैटरी, हमने अपने आज प्रेजेंटेशन में दिखाया मैंने आपको कि दिस हैज़ बीन टेस्टेड टू -30 डिग्री सेंटीग्रेड अप टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड, स्नो टू सैंड। एंड जितने तरह के टेस्ट होते हैं बैटरी के, हमने वो सारे दिखाए हैं कि दिस बैटरी हैज़ पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। एंड सर, बात करें रेंज की, क्योंकि सबसे बड़ी जो रेंज एंजाइटी है भारतीय कस्टमर्स में, वो कैसे ख़त्म कर रहे हैं? कितनी रेंज होगी आपकी? इस गाड़ी में 2 बैटरी पैक हैं, एक 49 किलोवाट, एक है 61 किलोवाट। अभी हमारी अंडर होमोलोगेशन चल रही है, लेकिन हम कॉन्फिडेंट हैं कि ये गाड़ी की जो रेंज होगी 500+ किलोमीटर होगी। वी आर सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो रेंज जब 500+ हो जाती है, बहुत ही कम मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि 500 किलोमीटर प्लस की रेंज दे पाते हैं।
3 कंसर्न्स हैं आज की तारीख में सुमित जी, जो हम लोगों को कस्टमर से मालूम चला है। पहली है प्रोडक्ट की रेंज, दूसरी है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरी है आफ्टर सेल सर्विस। और आज हमने सिर्फ ये प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया है, हमने एक ई फॉर मी को लॉन्च किया है, मारुति सुजुकी इको सॉल्यूशंस। उसके अंदर में हम 1000 सिटीज़ में सेल्स एंड सर्विस और हम उनको बैटरी चार्जिंग सुविधा प्रोवाइड करेंगे। 1000 सिटीज़, 1000 सिटीज़ सुमित जी। सेकेंड थिंग, हम जो सेल्स करने जा रहे हैं ये टॉप 5 और टॉप 10 नहीं है। 97% ऑफ द मार्केट जहां आपकी ईवी गाड़ी बिकती है, हम वहां पे डे 1 से गाड़ी बेचना शुरू करेंगे। हम एश्योर करना चाहते हैं कस्टमर्स को कि आज से 40 साल पहले जब मारुति इस कंट्री में आई थी, तब उन्होंने सबसे पहले गाड़ी बेचना नहीं शुरू किया था, सबसे पहले उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया था। और आज भी हमारी जब ये एक नया एक आपका अध्याय खुल रहा है कि हमको पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना है, उसके बाद हम कस्टमर के पास जाना चाहते हैं। सो नई टेक्नोलॉजी से लेस मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी जल्द ही रफ्तार भरेगी देश की सड़कों पर। मारुति सुजुकी के स्टॉक प्राइस की ही अगर बात करें, आज गेंस के साथ मोमेंटम यहां पर भी नजर आ रहा है। करीब आधे % की तेजी यहां पर देखने को मिली है। तेजस, आप बताइए, मारुति सुजुकी ऑटो एंसिलरी में कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जो आपके रेडार पर है? देखो, मारुति का स्टॉक इतना बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर है, इसका स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया था 10,700 10,800 के करीबन, और 11,500 के ऊपर इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट आया था। और उसके बाद हमने 2 जनवरी को एक अच्छी खासी रैली देखी थी। उसके बाद थोड़ा स्टॉक करेक्ट किया और वापस उसने मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट लेके 200 दिन की मूविंग एवरेज को भी सरपास किया है। चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है। बाय एंड डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए मारुति में, जब तक ये 11,700 का लेवल होल्ड करता है। ऊपर में मुझे लग रहा है 12,400 से पहला लक्ष्य रहना चाहिए, और वो सरपास किया तो स्टॉक 12,750 तक भी जा सकता है। क्लियरली तेज काज कर रहा 700 पॉइंट, यानी कि 7 टाइम्स का ज़रा नुकसान है इस समय बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी का तो अटेम्प्ट ही नहीं हो रहा, निफ्टी बार बार अटेम्प्ट कर रहा बट फेल हो रहा है, एक बार भी हर निशान में अभी तक नहीं आया, दिन भर हो गया। खैर, नीचे भी आप नंबर्स देख पा रहे थे, स्टरलाइट टेक के नंबर्स आए, घाटा पहले भी था कंपनी का, अभी भी घाटा है, बस थोड़ा सा कम हुआ है, इतना ही फ़र्क हुआ है। तो स्टरलाइट टेक के नंबर्स अभी आप टिकर पे देख रहे थे, वापस हम डाल देंगे, वो भी देख लीजिएगा। मोबिक्विक ने पिरामिल फाइनेंस के साथ करार किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट करार है, और हमारे संवाददाता अनुराग शाह ने मोबिक्विक के फ्यूचर ग्रोथ प्लान पर कंपनी के को फाउंडर और CFO उपासना टाकू से एक बातचीत भी की है। आपको पहले सुना देते हैं, फिर बातचीत करेंगे इस पे भी। 2 लाख करोड़ से ज़्यादा यूज़र बेस है। आपने Q1 और Q2 में EBITDA स्तर पर पॉजिटिव देखा था हमने, और आगे चल के किस तरह का प्लान रहेगा, और अभी जिस तरह से आपने पिरामिल फाइनेंस के साथ टाइप किया है, तो जो आपके यूजर्स है उनको और भी टाइप देखने को मिलेंगे, और जिससे ओवरऑल आपका जो ऑपरेशनल रेवेन्यू है जिसमें बढ़ोतरी होगी। हाँ, बिल्कुल, आपने सही कहा कि इतने करोड़ जो हमारे यूजर्स हैं, और यूजर्स ही नहीं, हमारे जो छोटे दुकानदार हैं इंडिया के कोने कोने से, वो भी हमारे ऐप से जुड़े हुए हैं, करीब 40 लाख से ज्यादा। तो हमारी यही आशा है कि हम उनकी जिंदगी का, रोजमर्रा जिंदगी का पेमेंट्स के थ्रू तो हम हैं ही उसका हिस्सा, बट क्या हम उनके लिए और फाइनेंस की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हमने ये देखा है कि अधिकतर यूजर्स और अधिकतर छोटे दुकानदार जो हैं, उनके पास बैंक अकाउंट की सुविधा है, बट उसके बाद अगर उनको लोन की फैसिलिटी चाहिए, या अगर उनको इन्वेस्टमेंट एडवाइस चाहिए, या उनको इंश्योरेंस चाहिए, तो ये सुविधाएं उनको आसानी से नहीं मिल रही हैं। तो वहां पे हम इनोवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नॉट जस्ट पिरामिल फाइनेंस, बट और भी कई सारे लेंडिंग पार्टनर्स हमारी ऐप पे हैं, जिनके द्वारा, हमारी ऐप के द्वारा हम ये ग्राहक लोन्स ले सकते हैं। तो कंपनी की ये CFO थी उपासना टाकू, वो बता रही है कि आगे चल के कंपनी कई और ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आ रही है जिससे कि एक्सपेंशन करेगी, उसके बारे में जिक्र हो रहा था। एक काम करते हैं तेजस शाह, जरा शेयर को आप चेक कर लोगे, मोबिक्विक के नाम से, मोबी लिखोगे आ जाएगा आपके टर्मिनल पे, MOBI लिखना आ जाएगा तुरंत टर्मिनल पे। 470 रुपये का शेयर है, पिछले साल की लिस्टिंग है, 650 के रेट भी देखे हुए हैं, सस्ता मिल रहा है, क्या करें।
देखिए, मूवी की बात करें, स्टॉक तो अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ है तो इसमें कुछ बड़ा डेटा है नहीं, बट 440 के करीबन ये स्टॉक लिस्ट हुआ था और उसके बाद स्टॉक में एक अच्छा खासा रैली देखा था और उसके बाद लगातार स्टॉक में हम मुनाफा वसूली देख रहे हैं। अभी जो मेजर सपोर्ट है वो 440 के करीबन है। जब तक ये होल्ड कर रहा है, एक पुल बैक रैली आ सकती है स्टॉक में, जो स्टॉक को करीबन 500 से लेके 530 तक लेके जा सकता है। किसी के पास अगर पोजीशन है तो 440 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। कोई पैनिक जैसा लग नहीं रहा है स्टॉक में। लोग आ सकते हैं सर? जो पुराने वाला का तो ठीक है, नए लोग आ सकते हैं, ये तो बताओ। मेरे हिसाब से इसमें ज्यादा चार्ट डेटा है नहीं, तो इसमें ये लेवल पे एडवाइजेबल मुनासिब नहीं रहेगा, क्योंकि डेटा लिमिटेड है स्टॉक के लिए। क्या सर आपकी में थोड़ा मुश्किल है इस समय कॉल ले पाना कि इसमें टिके ना टिके। हालांकि अपने लिस्टिंग भाव पे ही है। आप ऐसा सोच लीजिए, आपने आईपीओ के अंदर अप्लाई किया है, इससे पहले एक राउंड की तेज़ी आपके लिए निकल गई, सो निकल गई, वापस आईपीओ रेट पे मिल रहा है, वो अब आपकी कॉल भी है, एक बार अगर आप देखना चाहें तो। खैर एनी हाउ, कुछ और स्टॉक्स पता कर लेता हूँ मैं। देखो, मार्केट को लगाना था झटका जोर का, बट वो लगा नहीं रहा है। मेरे को कल भी क्लोजिंग से थोड़ा दिक्कत में था, मैं आज भी क्लोजिंग में उतने अच्छे नोट पे नहीं लेके जा रहा हूँ, बट फिर भी जो है सो है। अब मैं बार बार इस चीज़ पे नहीं आऊँगा कि क्यों मार्केट नहीं चल रहा, आपको सबको पता ही है सारी रीजनिंग। मैं 2-4 शेयर पता कर लेता हूँ जल्दी से। स्टॉक एक्सप्रेस की वाइप चला दो ताकि राजेश सर और अमोल अठावले से फटाफट से शेयर पता करेंगे। सर जल्दी जल्दी जवाब देते जाइएगा, हाँ ना में भी देंगे तब भी काम चल सकता है। गोदरेज सीपी, राजेश सर बीटीएसटी करें कि नहीं करें? बीटीएसटी करना चाहिए डिम्पी जी। स्टॉप लॉस होगा करीब 1160 का। का एक स्टॉप लॉस लगा के गोदरेज सीपी पे लगाओ। बीटीएसटी की स्टंप 1160 का एक एसएल है। एक और शेयर भी सर आपसे पता करना है बीटीएसटी का, वो है MFSL, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। इसको भी जरा चेक करना सर, MFSL। इसको अवॉइड करेंगे, 200 दिन के मूविंग एवरेज पर रेजिस्टेंस लेते हुए दिख रहा है, तो अवॉइड करेंगे। 1100 के ऊपर निकलेगा तो ही इसमें लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे, अभी अवॉइड है। अमोल सर एक बार जरा एलकेम चेक करना आप। एलकेम 5200 का शेयर है, ये बीटीएसटी है रखने वाला शेयर है, एलकेम लैब्स के नाम से शेयर है एक। अमोल जी आवाज आ रही है? अमोल सर, एलकेम लैब। अच्छा, नेटवर्क इशू था तो सुना ही नहीं दे रहा था। एल्केम के बारे में पूछ रहे थे सर आप? जरा बताइएगा सर। जी बिल्कुल, एक करेक्शन के बाद रिवर्सल फॉर्मेशन है, आज बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है। मुझे लगता है कॉन्ट्रा ट्रेडर्स के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन रहा है। 5170 स्टॉप लॉस रहेगा, वो अगर सस्टेन करते हैं तो ऑन द हायर साइड कहीं ना कहीं पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 5400 तक ये जाने के चांसेस दिख के आ रहे हैं। ठीक है। तेजस, एसबीआई लाइफ के अभी नंबर्स आए, नंबर्स ठीक हैं, शेयर की अच्छी क्लोजिंग भी हो रही है, जरा बताओ क्या करें, ले जाए इसको एसबीआई लाइफ पोस्ट नंबर्स? ले लिए ये सवाल? यस, नहीं ये तेजस के लिए है। तेजस सर आपके लिए है सवाल। एसबीआई लाइफ का जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रांग है। स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया है 1380 और 1400 के बाद, और लगातार स्टॉक में हम रैली देख रहे हैं। स्टॉक अपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। खाली एक है अभी जो 200 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसके करीबन रजिस्ट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश ब्रेकआउट इसका 1555 के ऊपर आएगा। इसके ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो मुझे लग रहा है एक 5 से 7% की रैली देख सकते हैं स्टॉक पर। ये नजरिया एसबीआई लाइफ पर नतीजों के बाद स्टॉक में करीब 1.5% की तेजी आज के सत्र में दिखी है, लेकिन इस बीच जोमेटो के नतीजे कल आते हुए नजर आएंगे और हाल फिलहाल में इस सेक्टर में कंपटीशन काफी बड़ी है, जिसके चलते स्टॉक आज तो करीब 2.5% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है, लेकिन पिछले एक महीने में 16% की गिरावट इस स्टॉक पर दिखी है। नतीजे आएंगे अगले हफ्ते, जहां पर रेवेन्यूज की बात करें तो 12% का ग्रोथ दिखेगा सिक्वेंशियल बेसिस पर। मार्जिन भी 20 बेसिस पॉइंट से एक्सपैंड होते हुए नजर आएंगे। 4.9% पर मार्जिन एक्सपेक्टेड है वर्सेस 4.7% जो कंपनी ने दूसरी तिमाही में रिपोर्ट किए थे। इसके
इसके अलावा फूड डिलीवरी ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू में 6% का उछाल, क्विक कॉमर्स ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू में करीब 15% का उछाल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। कमेंट्री की बात करें तो कमेंट्री क्या निकल कर आती है, स्पेशली डार्क स्टोर एडिशंस को लेकर नियर टर्म एबिटा ट्रैजेक्टरी क्या रहेगी, प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह से कंपनी की बढ़ती हुई नजर आएगी, उस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन नतीजों के पहले स्टॉक 2.5% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। राजेश जी, क्या राय होगी आपकी जोमेटो स्टॉक पर नतीजों के पहले? तो देखिए, स्टॉक में आज एक करेक्शन के बाद पुलबैक का ट्रेड तो बना है नतीजों के पहले। हमें लगता है कि यहाँ पे जो इसके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है वो 200 डे मूविंग एवरेज ही है और उसके आसपास से स्टॉक ने एक बेस बना के सपोर्ट लिया है। तो 235 इसके लिए इम्पोर्टेंट मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। अगर ये 235 को तोड़ता है तो इसमें गिरावट बढ़ेगी, अदरवाइज यहाँ से पुल बैक 260 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक पे 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास से रिकवरी बनी तो है। 235 का स्टॉप लॉस फॉलो करें। वैसे मेजर मूव जो आना है वो रिजल्ट के बाद ही आना है, किस तरीके से रिजल्ट्स आते। लेकिन टेक्निकली लगता है कि ये थोड़ा पुल बैक दिखा सकता है 260-65 की तरफ। 65 तक के लेवल जोमेटो पर नजर आ सकते हैं, नतीजों पर सबकी नजर। लेकिन इस बीच अल्कोबेव इंडस्ट्री से रैडिको खैतान पर फोकस करेंगे, 5% की तेजी के साथ कारोबार। तेजस, क्या राय होगी आपकी रैडिको खैतान पर? देखो, रैडिको खैतान का चार्ट स्ट्रक्चर काफी थोड़ा बढ़िया लग रहा है। स्टॉक ने एक आज बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई है और जो पैटर्न बन के आ रहा है उस हिसाब से मुझे लग रहा है यहाँ से भी रैली हो सकता है। स्टॉक 2360-70 तक ये स्टॉक रैली दिखा सकता है। तो किसी को अगर बीटीएसटी में ट्रेड करना है तो डेफिनेटली इसमें बाइंग करके जा सकते हैं। बीटीएसटी के तौर पर एक बार इसे जरूर देखा जा सकता है। बीईएल के चार्ट्स को भी एक बार पुल अप करना चाहिए। 30% की अपसाइड मानकर चल रहा है मोतीलाल ओसवाल। एक रिपोर्ट आई और उनका ये कहना है कि यहाँ से 360 तक के लेवल्स भी बीईएल में नजर आ सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है जो कि काफी हेल्दी विजिबिलिटी कंपनी के रेवेन्यूज को प्रदान करती है और इसके अलावा भी फंडामेंटल्स काफी अच्छे नजर आते हैं। अमोल, एक क्विक राय आपसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर जानना चाहेंगे। 2% की तेजी आज भी ये स्टॉक दिख रहा है। अमोल, ओके, अमोल से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तेजस, बीईएल पर आप अपना नजरिया बता दें। देखिए, अगर पोजिशनली देखेंगे तो बीएल का चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। स्टॉक ने करीबन 257 से लेके 260 के बीच में एक डबल बॉटम बनाया है और वीकली चार्ट पे एक बुलिश पियर्सिंग पैटर्न भी बना है जो एक रिवर्सल के संकेत दे रहा है। स्टॉक का जो रिसेंटली मोमेंटम है वो भी काफी स्ट्रांग है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख सकते हैं। एक डीप स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 265 का। जब तक ये 265 के ऊपर होल्ड करता है मुझे लग रहा है ये स्टॉक में जो रैली है वो बरकरार रहेगी। और ऊपर में हम जो पोजिशनली जो लक्ष्य देख रहे हैं वो करीबन 297 से लेके 300 तक के लक्ष्य हम देख सकते हैं स्टॉक में। ठीक है, चलिए क्लोजिंग की तरफ अब बढ़ते हैं और लगातार 3 दिनों की मोमेंटम के बाद फ्राइडे सेशन में बाजार ने मानो एक ब्रेक लिया, ब्रीदर लिया और इस वक्त बेंचमार्क्स में कमजोरी के साइंस, गिरावट हावी होती हुई और मिड कैप, स्मॉल कैप यानी ब्रॉडर मार्केट्स में भी उतार चढ़ाव के बीच ही कामकाज देखने को मिला। इस बीच अगर आप देखेंगे निफ्टी 23,200 के आसपास और बैंक निफ्टी में भी करीब 800 अंकों की बिकवाली हमने देखी। निजी बैंक क्षेत्र, प्राइवेट बैंक स्पेस पर्टिकुलरली फोकस में रहे। कमजोर नतीजे और ब्रोकरेज के लक्ष्य घटाने से एक्सिस बैंक के चार्ट्स में हमने गिरावट देखी। तिमाही आधार पर मुनाफे में कटौती देखने को मिली और इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक में करीब 2 से 3% तक की गिरावट देखने को मिली। बेहतर नतीजे रहे और ब्रोकरेज अपग्रेड्स भी रहे जिसके चलते रिलायंस का स्टॉक आज कह सकते हैं चर्चा का विषय जरूर बना रहा ड्यूरिंग द एंटायर सेशन। और क्लोजिंग के समय भी अगर आप देखें रिलायंस, बीपीसीएल, कोल इंडिया, एशियन पेंट्स, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स हैं जो कि इस वक्त मोमेंटम दिखा रहे हैं, मजबूती दिखा रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज की अगर बात करें, बटासा है कामकाज 1300 एडवांसेस के सामने 1300 डिक्लाइंस नजर आ रहे हैं। टुवर्ड्स डाउन साइड अगर कह सकते हैं मार्केट में उतार चढ़ाव और कमजोरी ही ज्यादा हावी होती हुई दिन भर। नतीजों के बाद इन्फोसिस के स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। कमजोर नतीजे थे एलटीआई माइंट्री के भी और उसी के चलते एलटीआई माइंट्री में भी गिरावट और विप्रो के स्टॉक प्राइस में भी बिकवाली का दबाव। हालांकि आज डिफेंस का खेमा बाजार को संभालने का काम कर रहा था। डिफेंस स्टॉक्स में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, एचएएल, गार्डन रीच 4 से 6% का उछाल देख रहे थे। वहीं मजगांव डॉक
कोचीन शिपयार्ड के स्टॉक प्राइस में भी मजबूती और हमारे एक्सपर्ट्स के भी रेडार में ये सारे के सारे स्टॉक्स देखने को मिले। बजट से ठीक पहले कुछ तमाम स्पेसेस हैं जिसमें डिफेंस तो शामिल है ही, लेकिन इसके अलावा फर्टिलाइजर स्पेस भी है, केमिकल क्षेत्र भी है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां भी हैं। ये सारे के सारे सेक्टर्स में मोमेंटम के साथ आज के सत्र में कामकाज देखने को मिला। सो क्लियरली बजट से ठीक पहले ये सारे के सारे स्पेसेस थे जो कि इस वक्त कामकाज कर रहे हैं और बजट से ठीक पहले इन स्पेसेस पे लगातार चर्चा भी होती रहेगी। आने वाला हफ्ता जो है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा रिजल्ट्स यानी कि तिमाही नतीजों के लिहाज से, और सोमवार का दिन बेहद इंपॉर्टेंट क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपना पदभार संभालेंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी पर भी नजर रहेगी। रिजल्ट्स की अगर बात करें, इंपॉर्टेंट नंबर्स कल कोटक महिंद्रा बैंक और आरबीएल बैंक के आने वाले हैं। सो बैंकिंग प्लेयर्स की कंपनियां हैं जिनके नंबर्स बैंक्स के नंबर्स हैं, जिसके चलते बाजार में रिएक्शंस मंडे के सेशन में बाजार खुलते ही बैंकिंग एंड फाइनेंस पर जरूर देखने को मिलेगा। क्लोजिंग स्क्रीन पर आपके कमजोरी वाली ही क्लोजिंग है, 23,200 के लेवल्स को संभाल कर रखा। निफ्टी ने 23,201 पर क्लोजिंग दिखाई है। बैंक निफ्टी में 750 अंकों की बिकवाली, 48,551 के स्तर पर कामकाज और 76,619 के लेवल्स पर करीब 400 अंकों की बिकवाली। सेंसेक्स में भी, ब्रॉडर मार्केट्स में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही आपको नजर आएगी। सो फ्राइडे सेशन कमजोरी जरूर देखने को मिली, कह सकते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी जरूर रही, लेकिन इंडेक्सेस में बिकवाली का दबाव और सेक्टर स्पेसिफिक भी मूव्स कम ही नजर आए। अमोल, तेजस, राजेश, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पर अपना रुख हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्लोजिंग कॉल्स को हम यही समेटने जा रहे हैं। मुझे, आशीष और डिम्पी को फिलहाल आप दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस वीकेंड टू यू। अगली